नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम है विशाल सिंह और मैं आपके लिए मैंने वादा किया था आप लोगों से कि आप लोगों के लिए मैं लेखपाल के लिए एक मैराथन लेके आऊंगा। जो मैराथन मैंने कहा था लगभग 400-500 क्वेश्चन होंगे और उस 400-500 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते करते वो क्वेश्चनों की संख्या लगभग 2-2,500 तो हो ही जाएगी। हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं। और मैराथन इसलिए क्योंकि आप एक साथ टेस्ट दीजिएगा। मान लीजिए इसको मैराथन की तरीके से मत लीजिए, आप इसको एक टेस्ट की तरीके से लेना कि मान हर जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसके बाद टाइम होगा, आप भी अपने साथ में जब ये क्लास ऑफलाइन कर रहे हुई है तो आप क्वेश्चनों को करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जब एग्जाम हॉल वाला माहौल मिलेगा, आपको क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन में टाइम करने, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है सीधे सीधे मिलने की चांस ज्यादा रहेंगे। और ना भी मिले तब भी इतना प्रिपेयर आप रहेंगे कि वो वाला ऑप्शन तो नहीं होगा जो ये होना चाहिए, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज की जितना ज्यादा हो सकेगा क्वेश्चन कवर करने की, पर चांस ये रहेंगे कि 500 क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा ही। तो उसी कड़ी में आज पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यूपी के मिक्स होंगे क्वेश्चन, जीएस के। आप जैसे यूपी लेखपाल का जो पैटर्न है जिसमें 10 नंबर की हिंदी, ठीक है, 15 का कंप्यूटर और 10 नंबर का डीआई, मतलब लगभग 35 ये छोड़ करके 10-15, हाँ 35 क्वेश्चन ये लगभग छोड़ करके बाकी सारा जो रहेगा वो जीएस में कवर हो जाएगा। यूपी भी हो जाएगा और इन्वायरमेंट और हिस्ट्री पॉलिटी ये सब जो है इसमें कवर हम कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की मैराथन स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए? पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा, क्या बात करें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं। 1967 तक इसके पास कुल 431 सीटें थी। ठीक है, 431 सीटें थी। फिर कह रहे राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीटें बढ़कर 10 सीटें कर दी गई, मतलब 10 सीटें बढ़ाई गई। बढ़ कर दी गई का मतलब ये नहीं कि कर दी गई थी 10, 431 से 10 करेंगे तो कम हो जाएंगे, तो 431 से क्या क्या 10 सीटें बढ़ाई गई, ये कथन कह रहा है। पूछा है कि नीचे दिए गए सही कथनों का चयन कीजिए। अब आप करिए। तो 1967 तक यूपी के पास 1967 तक कितनी सीटें थी? 431 सीटें थी, पहला सही है। पर राज्य पुनर्गठन जब हुआ 2000 में, राज्य पुनर्गठन कब होता है? यहाँ पे सन 2000 में होता है। कितने में? सन 2000 में होता है। कब होता है राज्य पुनर्गठन? सन 2000 में होता है। और इनमें क्या होता है? सन 2000 में 27 सीटें कम कर दी गई। 27 सीटें कम। कम कैसे हो गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश से 2000 में कौन सा राज्य अलग हो जाता है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से क्या होता है सन 2000 में? उत्तरांचल अलग होता है। उत्तरांचल अलग हो जाता है। उत्तरांचल का नाम सन 2007 में क्या हो जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब जब उत्तरांचल हुआ, पहले जब अलग होता है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तो उसका नाम होता है उत्तरांचल। उत्तरांचल होता है। और उत्तरांचल के बाद जब वो अलग होता है इसका, तो 2007 में इसका नाम कर दिया जाता है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस के अंतिम गवर्नर जनरल और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल एक ही व्यक्ति थे, वह कौन थे? 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो संयुक्त प्रांत के जो अंतिम गवर्नर जनरल और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल एक ही व्यक्ति थे, वो कौन थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वो थे होर्मोसजी फिरोज शाह मोदी। इनको हम लोग होमी मोदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? होमी मोदी, याद रखिएगा। होमी मोदी साहब जो थे वो उत्तर प्रदेश के अंतिम गवर्नर जनरल तथा संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, ये कब से कब तक रहे? तो याद रखिएगा कि 1949 से लेके 1950 तक, 2 मई 1949 से लेकर के कब से कब तक? 2 मई 1949 से कब? 2 मई 1949 से लेके 25 जनवरी 1950 तक। 25 जनवरी 1950 तक ये रहे संयुक्त प्रांत के क्या? गवर्नर जनरल। दो मई 1949 से लेके 25 जनवरी 1950 तक ये गवर्नर जनरल है।
फिर 1952 तक, 1952 तक ये यूपी के राज्यपाल रहे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। होमी मोदी नाम याद रखिएगा। यूपी के पहले राज्यपाल कौन? होमी मोदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पशु जैविक औषधीय संस्थान किस जिले में है? यूपी में पशु जैविक औषधीय संस्थान किस जिले में है? तो यूपी में पशु जैविक संस्थान जो है वो तुम्हारा लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। याद रखिएगा, जानवरों के लिए जो दवाएं हैं, टीके हैं, ये यही बनते हैं। तो पशु जैविक संस्थान कहां पे है? लखनऊ में है। ठीक है, और लखनऊ में क्या क्या है? तो याद रखिएगा कि केंद्रीय औषधि संस्थान है। क्या है? केंद्रीय औषधि संस्थान। केंद्रीय औषधीय संस्थान, केंद्रीय औषधीय संस्थान है लखनऊ में। इसकी स्थापना कब होती है? 1951। कब? 1951 में होती है। और लखनऊ में क्या है? तो और लखनऊ में है बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान संस्थान। क्या है? बीरबल साहनी पुरातत्व संस्थान। पुरातत्व संस्थान ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1946 में होती है, 1946, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में होती है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायतों द्वारा बाल हितैषी बनाया जा सकता है किसको? मतलब पंचायतों द्वारा गांवों को बाल हितैषी बनाया जा सकता है, किस लिए बनाया जाएगा? पूर्ण टीकाकरण द्वारा बनाया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा के बनाया जाएगा, तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देके। तो इसमें से क्या सही होगा? सभी सही होंगे। क्या सही होगा? सभी सही होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पहले, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में, बाद में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत का अंतिम गवर्नर कौन था? फिर आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। वो जो होमी मोदी साहब थे वो स्वतंत्रता के बाद थे, 1949 के बाद वो बने थे 1950 में। स्वतंत्रता से पहले भारत के अंदर संयुक्त प्रांत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा। तो ये तुम्हारे होते हैं फ्रांसिस वार्नर वाइली। कौन होते हैं? फ्रांसिस वार्नर वाइली। ये 1945 से 1947 तक रहते हैं। 1945 से 47 तक यूपी के गवर्नर रहते हैं। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। होमी मोदी को आप पता है, ये 1950-52 के बाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। याद रखिएगा, नहीं बहुत ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आप सामने वो नहीं पूछ रहा हो और आप सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अरे मछलियां तो हैं लगा दिया। ये नहीं करना है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? याद रखिएगा, क्या नहीं है? तो नहीं है हंस। क्या नहीं है? हंस नहीं है। एक तीर है, धनुष है, दो मछलियां हैं और ऐसे करके गंगा यमुना की एक धारा है। ठीक है, और यहाँ पे दो मछलियां हैं ऐसे करके, वो पता नहीं कैसे बनती हैं, मैं तो बना नहीं पाता। खैर मतलब मुझे नहीं बनाना आता। ऊपर की ओर ऐसे करके धनुष बाण है, ऊपर तीर है, वो ऐसे एक वृत्त में दो मछलियां, गंगा यमुना की धारा, धनुष और बाण है यूपी के चिन्ह में। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चेंज। ठीक है, इसको कब अपनाया गया? ठीक है, तो इसको डिजाइन किया गया तो 1916 में। कब? इसको 1916 में, राजकीय चिन्ह को 1916 में डिजाइन किया गया था। कब डिजाइन किया गया था? 1916 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस जो है, क्रेन है, उसका नाम क्या है वैज्ञानिक? क्या नाम है वैज्ञानिक? तो वैज्ञानिक नाम है ग्रास एंटीगोन। हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है ग्रास एंटीगोन। मतलब अब हम लोग समझेंगे कि ग्रास एंटीगोन हमारे यूपी के राजकीय पक्षी का नाम है। तो ये जो सारस है राजकीय पक्षी, इसको कब राजकीय पक्षी के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, घोषित किया गया? तो ये किया गया था 2014 में। कब? 2014 में घोषित हुआ था ये, याद रखिएगा, 2014 में ये घोषित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य का पहला मुद्रणालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रणालय का मतलब प्रिंटिंग प्रेस, राज्य का पहला मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला मुद्रणालय इलाहाबाद में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ? इलाहाबाद, प्रयागराज, जो अब क्या है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना किस वर्ष से कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था? क्या कहा गया था? किस वर्ष से हिंदी जो है सभी कार्यों में, किस वर्ष से सभी कानून कार्यों में हिंदी का जो प्रयोग था वो कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1968। कब? 1968। देखो 1951 में हिंदी को क्या किया गया? राजभाषा, हिंदी राजभाषा, ठीक है। और 1989 में उर्दू को भी जोड़ दिया गया, उर्दू को भी जोड़ा गया। क्या किया गया? 1989 में क्या किया गया? उर्दू को भी जोड़ दिया गया इसके तहत, याद रखिएगा। तो हमारी पहली जो भाषा थी आधिकारिक भाषा कौन सी थी? हिंदी थी। और दूसरी कौन सी हमने जोड़ दी? 1989 में उर्दू को हमने आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी। 1968 में इसको क्या किया गया? कानूनी रूप से बाध्य कर दिया गया, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर देवेंद्र सिंह चौहान, क्या नाम है इनका? देवेंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंधित हैं। वर्तमान हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है? तो वो है पी श्रीजेश। क्या? श्रीजेश। हमारे गोलकीपर साहब बहुत बेहतरीन गोलकीपर हैं, जो पी श्रीजेश है, पीआर श्रीजेश जो हैं वो हमारे हिंदी के बहुत ही अच्छे गोलकीपरों में इनकी गिनती होती है। देवेंद्र सिंह चौहान कहाँ के? कानपुर में क्या कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क। कौन सा है? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क स्टेडियम काहे से संबंधित है? क्रिकेट, क्रिकेट से है, याद रखिएगा। नोएडा में भी एक स्टेडियम जो है नोएडा वाला, जो ज्यादातर अफगानिस्तान वाले यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल स्थित है नोएडा में। अब कुछ और स्थल जो हैं उनके बारे में देख लीजिए, जैसे इसमें दलित प्रेरणा स्थल आ गया तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इको पार्क कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे? याद रखिए, इको पार्क, इको पार्क। तो याद रखिएगा कि यूपी में इको पार्क है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। इको पार्क कहां पर है? लखनऊ में है। फिर काशीराम स्मारक, काशीराम स्मारक, तो काशीराम स्मारक भी हमारा कहां पर है? लखनऊ में है, ठीक है। और भी काफी सारे हैं, आप सबको पता होगा। महेश भूपति टेनिस एकेडमी, याद रखिएगा, महेश भूपति टेनिस एकेडमी, टेनिस अकादमी, ये कहां पर है? ये भी आपकी लखनऊ में ही है। कहां है? और कानपुर में, अच्छा ठीक है, लखनऊ में है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा, जो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना है, यह अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो है उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही है। और मिशन अंत्योदय क्या है? सबको पता है क्या है ये? मिशन अंत्योदय जो है वो गरीब परिवारों के विकास के लिए रखा गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना के बारे में याद रखिएगा, इसको 2021 में शुरू किया गया था। कब? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य है? याद रखिएगा, उद्देश्य है पूछा है।
क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य है। सर इसमें क्या कह रहा है कि राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत का 40% वहन करेगी। क्वेश्चन समझिएगा कि उद्देश्य पूछा है, ये नहीं पूछा है कि इस योजना में कौन कितनी लागत वहन करेगा। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को मतलब ही नहीं है इससे कि 40% वहन करेगी, 50 करेगी, 60 करेगी, कोई मतलब नहीं। काट दो। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है शेष 60% इच्छुक व्यक्तियों द्वारा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते हैं, बिल्कुल चांस है। इसमें क्या है आम नागरिक विकास कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं। इसमें क्या है मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है कि आम जो नागरिक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हों किसमें, विकास कार्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें से होता है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1982। 1 अप्रैल 1982 इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1982 होती है। जो इसका वर्तमान नाम जो है ये कब दिया गया, तो 1994 23 जुलाई 1994 को क्या किया गया, नामकरण, नाम दिया गया, ये वाला वर्तमान नाम। तो जो दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1982 को, और इसका जो 1 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना होती है, और इसका नाम जो है बदल के रखा जाता है क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान। कब, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसरा योजना, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना कब प्रारंभ की गई। ध्यान रखिएगा, आसरा योजना कब प्रारंभ की गई। आसरा योजना सबसे पहले समझिए क्या है, यह था गरीबों को मुफ्त आवास, गरीबों को मुफ्त आवास। आसरा का मतलब ही वही है, आवास। कब तक शुरुआत की गई, सन 2012 में। कब शुरू की गई, सन 2012 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नई नीति के अंतर्गत कितने स्टेडियम और ओपन जिम बनाने की योजना की गई है। कितने स्टेडियम, तो याद रखिएगा प्रत्येक ब्लॉक में, कहा गया ऑप्शन, प्रत्येक ब्लॉक में एक स्टेडियम होगा और प्रत्येक पंचायत में एक ओपन जिम बनाने की घोषणा की गई है। तो प्रत्येक ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में नई नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी सन 2012 में। लेकिन अगर पूछे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई, तो प्रारंभ की गई थी सन 2000 में। कब, सन 2000 में ये प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई सन 2012 से। सन 2012 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन थी, चीफ मिनिस्टर। मैंने थी बोल दिया तो आप लगा ही लोगे, मायावती जी थी, मायावती जी थी। सुश्री मायावती जी हमारे उत्तर प्रदेश की सन 2012 में मुख्यमंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश के लिए में किसके लिए आरंभ किया गया, सबरी संकल्प अभियान। याद रखिएगा, सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किस जिले के लिए आरंभ, मतलब किस क्षेत्र के लिए आरंभ किया गया। तो सबरी संकल्प अभियान कुपोषण दूर करने के लिए। याद रखिएगा, सबरी मतलब जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, और जनजातीय क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कुपोषण की समस्या सामने आती है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान जो है यूपी सरकार, यूपी में चलाया गया है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना कब होती है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन किस वर्ष आरंभ होता है, आरंभ पूछा किस वर्ष होता है। तो याद रखिएगा 2013 में। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कब प्रारंभ किया जाता है, सन 2013 में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है? लो आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी का उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है आपके सामने? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी का उदाहरण है? अब आप सोचिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ, मतलब हरे पौधे। अब स्वपोषी और परपोषी वाला अगर मामला अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तो समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है? तो हरे पौधे। भाई जानवर क्या है? ये हेटेरोट्रॉफ है, मतलब वे जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर हों वे क्या कहलाते हैं? परपोषी। तो हम अन्य पर निर्भर है ना, इंसान भी एक परपोषी है, स्वपोषी नहीं है। अपना खाना हम स्वयं नहीं बना पाते हैं, हम अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं? पौधों की मदद से बनाते हैं, या तो किसी जानवर को खाते हैं। और जानवर भी क्या है? जानवर भी परपोषी हैं। क्यों? क्योंकि जानवर अपना खाना कहाँ से खाते हैं? घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं। तो वो जो हरे पौधे हैं वो क्या है? स्वपोषी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? सबसे पहले तो कब हुई थी याद रखिएगा। भोपाल, ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ चेंज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, अच्छा ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली के दिन को शोक मनाया जाता है? तो किस जनजाति द्वारा दीपावली के दिन को शोक मनाया जाता है? आप बताइए सब लोग। सामने लिखा है भारत में जो थारू जनजाति है, कौन सी जनजाति है? भारत में जो थारू जनजाति है वो दीपावली के दिन को किस लिए मनाती है? शोक दिवस के रूप में मनाती है। किस दिवस के रूप में मनाती है? शोक दिवस के रूप में मनाती है। तो भारत में जो थारू जनजाति है वो दीपावली शोक दिवस के रूप में मनाती है, समझ लीजिएगा इतना। नेक्स्ट, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और याद रखना यूपी में सर्वाधिक आबादी है, सर्वाधिक आबादी। अच्छा यूपी में सर्वाधिक आबादी इनकी है, ठीक है। राजस्थान में किसकी है फिर? राजस्थान में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? तो राजस्थान में कौन है? मीणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में औसत भूमि जोत का आकार कितना हेक्टेयर है? क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में औसत भूमि जोत का आकार कितने हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, ठीक है, कितना हेक्टेयर है? तो याद रखिएगा 0.7, इसका ऐसे है कि 0.76 हेक्टेयर है। कितना है? 0.76 हेक्टेयर। और एक चीज याद रखना, यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, दूध उत्पादक में कैसा है? प्रथम। यूपी क्या है? भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य के न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, नियुक्त कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका समाज किस प्रकार का समाज है? अब लीजिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं अफ्रीका का समाज किस प्रकार का समाज है? तो अफ्रीका में ज्यादातर जनजातियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जनजातियां पाई जाती हैं। बड़े हिस्से पर सहारा का मरुस्थल है, कृषि वहां पर उतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है। तो बड़े जो क्षेत्र हैं ज्यादातर वो किस तरीके के हैं? ज्यादातर जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो जनजातीय समाज पाया जाता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने आईटी, वस्त्र, हस्तशिल्प और अपारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने ESEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र को मंजूरी दी गई है? करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मान्यता दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना मतलब मिड डे मील शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार भी है। हम लोग अभी जो आधुनिक वाली है उसके बारे में समझते हैं, पर याद करो कि कौन सा ऐसा था जो सबसे पहले जिसने की। आप दंग रह जाएंगे सोचकर।
तमिलनाडु ने वर्ष 1955-56 में, कब? तमिलनाडु ने वर्ष 1956 में, 1956, और इनके मुख्यमंत्री थे के कामराज। कौन थे? के कामराज साहब। और के कामराज जो थे यहाँ के सेकंड सीएम थे, सेकंड सीएम, तमिलनाडु के दूसरे सीएम थे। इन्हीं के नाम पर कामराज पोर्ट भी है। क्या है? कामराज पोर्ट। इन्होंने ही शुरू किया था। तो पहला जो है तमिलनाडु हो गया, फिर दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरा गुजरात है, दूसरा गुजरात है। तीसरा कौन है? केरल। याद रखिएगा, मिड डे मील सबसे पहले किसने शुरू किया? तो तमिलनाडु ने शुरू किया, दूसरा गुजरात ने शुरू किया, और तीसरे नंबर पे कौन है? केरल है। ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1995 को, कब? 15 अगस्त 1995, कब? 1995, 15 अगस्त 1995 को इसको राष्ट्रीय योजना के रूप में लाया गया। राष्ट्रीय योजना, 15 अगस्त 1995 को इसको एक राष्ट्रीय योजना के रूप में लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बहुत आसान है, भारत के आरबीआई गवर्नर के। याद रखिएगा, सिर्फ 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का होता है। कब? 1 रुपए के नोट पर। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। बाकी सारी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पॉइंट याद रखना, गलत है। कह रहा है प्रतिभूतियां कंपनियों द्वारा निवेशक को सीधे बेची जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, सीधे ही बेची जाती हैं। प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, वहां प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। ये भी सही है, तुम्हारी बात एकदम सही है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां बेची नहीं जा सकती। ठीक है। उसके बाद कीमतें कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये भी सही है। एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है, ये गलत है। प्राथमिक का निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं होता। याद रखिएगा, इसका कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना, अभी हम लोग अभी जो इसके पहले वाला एक वीडियो आएगा आपको 100 मतलब 1 घंटे का इसी क्वेश्चन टाइप का, उसमें आप पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से देखेंगे। लिखा है पंचवर्षीय योजना किस संस्करण का उद्देश्य उत्पादन में तेजी लाना, मतलब रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य कार्य में उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था, और वो बहुत सफल रही थी। याद रखिएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये इसका उद्देश्य था, और ये काफी सफल रही थी। पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया था यूएसएसआर से। कहां से? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था, और यूएसएसआर ने 1928 में अपने संविधान में शामिल किया था। ये मैं बता चुका हूं, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है? भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। तो पूर्वांचल वाला नहीं है। हिमालय वलित है। कैसा है? वलित है। और वलित भी ऐसा वैसा नहीं, वलित बाकायदा नवीन वलित है। कैसा वलित है? नवीन वलित है। महाभारत श्रृंखला वो भी हिमालय का ही पार्ट आ जाती है। सतपुड़ा जो है वो तुम्हारा क्या है? भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, सतपुड़ा आ गया तो याद रखिएगा सतपुड़ा और विंध्य, सतपुड़ा और विंध्य के बीच से, के मध्य से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। अभी नर्मदा नदी पर ही वो बांध में घटना आप लोगों ने देखी होगी जिसमें एक क्रूज डूब जाता है और काफी मतलब लोग मर जाते हैं।
तो नर्मदा नदी जो है, और याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है वो किधर को बहती है, ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर। नर्मदा और ताप्ती किधर बह रही हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। तो किन श्रेणियों के मध्य, तो ये याद रखिएगा, ये ऊपर जो तुम्हारी है ये है तुम्हारी विंध्य, और जो इसके बाद नीचे जो श्रेणी है वो है सतपुड़ा। कौन सी श्रेणी, सतपुड़ा। और इसके बीच से कौन सी नदी बह रही है, तो इसके बीच से बहती है नर्मदा जी, हमारी नर्मदा जी जो है बहती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की मानक देशांतर रेखा, उत्तर प्रदेश की मानक देशांतर रेखा का मतलब है 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, पूर्व। ये कहां से गुजरती है, तो किस शहर से होकर गुजरती है अपनी 82.5 डिग्री, मिर्जापुर। कहीं कहीं अगर नैनी आ जाए, इलाहाबाद का नैनी, तो याद रखिएगा बदल गया है, मिर्जापुर है। बाकी अभी हम लोग कहां पे देखेंगे, इलाहाबाद का नैनी भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मिर्जापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये लगेगा। कोलेरू झील कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब अच्छा राज्य दिए हैं तो इनकी एक एक झील देख लेते हैं। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपको मिलेगा बड़ा तालाब, बड़ा तालाब। ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्या नाम नदियां पाई जाती हैं, नदियों का मायका कहा जाता है। सॉरी, मध्य प्रदेश की जगह मैंने केरल में लिख दिया, बड़ा तालाब। यहां पर मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका, नदियों का मायका। और सर्वाधिक जनजाति, सर्वाधिक जनजाति। ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन सी है, तमिलनाडु में तुम्हारी जो है वीरनम झील है। और तुम्हारी केरल के लिए कौन सी है, तो वेम्बनाड, वेम्बनाड झील जो तुम्हारी कहां है, केरल में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारावती नदी में से किस झरने, सारावती नदी में से किस झरने के रूप में गिरती है, फिर सारावती नदी से कौन सा झरना गिरता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सारावती नदी से कौन सा झरना गिरता है, तो कौन सा झरना है, गोरसोक्पा। इसे जोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जोग जलप्रपात। ये कौन सा, दूसरा सबसे ऊंचा है, क्या है, दूसरा सबसे ऊंचा। तो पहला कौन है फिर, पहला जो है वो है कुंची कुल। क्या है, कुंची कुल, याद रखिएगा। और एक और आप जो है झरने का नाम सुनेंगे वो है नूहकलकाई, नूह कलकाई करके है। ये मेघालय का है, कहाँ का है, मेघालय। इसको भी कोई कोई कहता है कि ये सबसे ऊंचा है, पर ये फिलहाल अभी कुंची कुल ही है जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो सबसे पहली बात, मानव विकास सूचकांक नहीं मैटर करता, कुल उपस्थित अनुपात नहीं मैटर करता, जीवन प्रत्याशा उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रवासन, उस जगह पर कहां से कितने लोग आ रहे हैं, कितना ज्यादा वहां पर आवागमन हो रहा है, वो वहां की जनसंख्या को निर्धारित करता है। मान लीजिए ऐसी कोई जगह है जो बहुत अच्छी है, सब कुछ वहां पे अच्छा है, लेकिन वहां पर लोग जा ही नहीं रहे हैं, फिर तो जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए प्रवासन जो है वो बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, प्रवासन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा अनुच्छेद दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। याद रखिएगा आर्टिकल 239 ए का ए। ठीक है। और ये कब होता है, तो इसे 1991, कब, ये 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब ये होता है, 69वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, और इसके द्वारा दिल्ली एनसीआर, कौन सा एनसीआर की स्थापना की जाती है। याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन होता है और दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाता है 1991 के द्वारा। आज अनुच्छेद कौन सा है 299A। इसमें विशेष प्रावधान किया जाता है दिल्ली के लिए। किसके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है? दिल्ली के लिए। अच्छा, जो सामने लिखे हैं ये अनुच्छेद भी विशेष प्रावधान से रिलेटेड है, जैसे कि 371 जो जे है, 371 जे में कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान है, कर्नाटक के जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा 371F जो है उसमें सिक्किम के लिए है, कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट जो 371A है सबसे पहला मणिपुर के लिए, किसके लिए? सॉरी, नागालैंड के लिए। किसके लिए है? नागालैंड के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का मतलब राज्य एक आदर्श राज्य, मतलब जहां पे जनता के लिए सारे काम किए जाए, जनता को सारे अवसर प्रदान किए जाए, इस तरीके की जो चीजें हैं वो कल्याणकारी राज्य के विचार में आती हैं। तो भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्योंकि ये सब बातें हैं, बातों का क्या क्या है? बातें हैं, बातों का क्या। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी लिखा है वो क्या है? वेलफेयर स्टेट को है। अब ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। जब जो चीज प्रवर्तनीय नहीं है तो उसमें कुछ भी लिखा हो उसको लेके आप न्यायालय नहीं जा सकते। सरकार दे तो ठीक है, ना दे तो उससे भी ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, डीपीएसपी के बारे में इतना आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी नहीं बताया, आगे बताएंगे। मूल अधिकारों के बाद जो हमारी संविधान की मूल कक्षाएं चल रही हैं उनमें आएगा ये डीपीएसपी 4-5 क्लास बाद। तो ये भाग 4 में है। कहाँ है? भाग 4 में है, भाग 4 में है। आर्टिकल हमारे हैं, भाग 4 में है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनका मूल अधिकारों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों के विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? मतलब जब राष्ट्रपति साहब बहुत समस्या में होते हैं, उनको समझ नहीं आता किससे पूछा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आइए सर हमको सलाह दीजिए, क्योंकि हमको तो संविधान के बारे में इतना पता नहीं है, आप ही लोग हो जो हमको समझाएंगे, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी आपको ही है। तो क्या करते हैं? आर्टिकल 143 मतलब आई लव यू, ये बात करते हैं राष्ट्रपति साहब सीधे किससे? सुप्रीम कोर्ट से, और कहते हैं भाई हमको इस मामले में समझ नहीं आ रहा है, क्या करिए, प्लीज हमको थोड़ी सलाह दे दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन अब आपके सामने ये आएगा कि सलाह देने के लिए जो सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट, क्या सर्वोच्च राय होगी ये बाध्यकारी होगी? तो याद रखना बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, मानने के लिए। पर सुप्रीम कोर्ट को राय देनी पड़ेगी, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति साहब मांगेंगे सलाह तो आपको देना पड़ेगा, मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया और आर्टिकल 21A जोड़ा गया? किस अनुच्छेद में? तो याद होगा आप लोगों को कि जो मामला था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, कब आया था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला आता है, और इसी के तहत संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है सन 2002 में, और आर्टिकल 21 से जोड़ दिया जाता है। अब ये हो गए। नीचे आपके सामने कुछ और दिए गए हैं वाद, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तो ये सारे वाद जब हम मूल संविधान की कक्षाओं को पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य था, यह आर्टिकल 19(1)E से संबंधित था। 19
एक ई से संबंधित था। किससे संबंधित था? 1901 ई से संबंधित था, मतलब आश्रय से लेकर। ठीक है। उसके बाद परमानंद कटारा, आप लोगों को पता होगा परमानंद कटारा कहाँ से रिलेटेड था? तो परमानंद कटारा जो था वो क्या था? जीवन को संरक्षित, मतलब वो जो आर्टिकल जीवन से संबंधित था उससे रिलेटेड था। गोविंद बनाम जो था वो गोपनीयता से था, गोपनीयता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और अगर हम लोगों की, आपने अगर संविधान सभा की क्लास देखी होगी तो 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब चुने गए? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फिर अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे तुम्हारे कौन? फ्रैंक एंथोनी साहब। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। लेकिन छोड़िए, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बनाया जाता है। कब? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? स्थायी अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा साहब कहां से थे? बिहार से थे। और ये भी आपके जो राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार से ही थे। ठीक है। ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उस समय, वरिष्ठता के कारण। तो वरिष्ठता के कारण इनको बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, क्वेश्चन क्या कहता है? 1912 में बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? तो हम लोगों को याद है गया अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था। कब? 1922। अध्यक्ष कौन थे गया अधिवेशन के? तो सी.आर. दास थे। गया अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? सी.आर. दास। सी.आर. दास कौन अध्यक्ष है? सी.आर. दास अध्यक्ष हैं। तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ था पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। कहां हुआ था? पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मधोलकर थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? चलिए हम लोग देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी। सबसे पहले तो ये बात है कि कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? तो याद रखना 2 से 3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर 1984। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी होती है। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र था, उसमें एक गैस लीक हो जाती है और वहां पर क्या हो जाते हैं? लोगों की मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा। श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया योजना का प्राथमिक उद्देश्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। आपसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ सकता है सीधे सीधे, याद रखना। और श्रेणीबद्ध जो है योजना कार्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। याद रखना फूलों की घाटी पूछा, अगर पूछ दे शांत घाटी, शांत घाटी, शांत घाटी जो तुम्हारी वो है केरल में है। कहां है? केरल में है। अगर तुमसे पूछ दे पिन घाटी, पिन घाटी, तो पिन घाटी तुम्हारी हिमाचल प्रदेश में है।
ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर फिर कौन कौन से हैं? दच्ची गांव है, दच्ची गांव। दच्ची गांव तुम्हारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओजोन के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, फिर आ रहा है ऑक्सीजन की तरह ओजोन O3 एक जीवन रक्षक गैस है। बकवास बात है, ओजोन बड़ी खतरनाक गैस है, जीवन रक्षक गैस नहीं है भाई। ओजोन क्या है? जीवन रक्षक गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन सुपोषण है? मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन या सुपोषण है? कौन सा, किस प्रकार के प्रदूषण में सुपोषण की घटना देखी जाती है? तो जल प्रदूषण में। जल प्रदूषण में क्या देखा जाता है? सुपोषण की घटना देखी जाती है। मान लो जलीय तंत्र में ज्यादा से ज्यादा जो क्या नाम उनके सुपोषण की स्थिति पैदा होती है, बहुत सारे खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में जब इकट्ठा हो जाते हैं, नए नए हरे पौधे जम जाते हैं, तो घटना क्या कहलाती है? सुपोषण कहलाती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? याद रखना बहुत ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? वर्षा अजैविक घटक, पवन अजैविक घटक, मृदा अजैविक घटक। ये तीनों क्या है? अजैविक घटक। अजैविक घटक। और क्या क्या? पानी, सूर्य, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो जो पशु है ये अजैविक घटक नहीं है, ये कैसा है? जैविक घटक। कैसा है? जैविक घटक है। कैसा घटक है ये? जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, और उसमें घास के अगर एक्वेरियम है, चलो एक्वेरियम क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ये क्या होते हैं? पानी के टैंक बनाए जाते हैं मछलियों को पालने के लिए, तो ये तो कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है एक्वेरियम। और क्या होंगे? जैसे खेत हैं, क्या है? खेत हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। और क्या है? खेत है। ठीक है, चिड़ियाघर है, जैसे क्या है? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। तो ये सब क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। घास के मैदान है, रेगिस्तान है, मूंगे की चट्टान, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ये क्या है सर? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पित्ती पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है, पित्ती पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में है? तो पित्ती पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हमारे छोटे से प्यारे से लक्षद्वीप में है। जहां हमारे मोदी जी ने फोटो डाली थी तो मालदीव की जो पर्यटन स्थिति थी वो खराब हो गई थी, तो लक्षद्वीप में। कहाँ है पित्ती पक्षी अभ्यारण्य? लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट पे आइएगा। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में याद रखना, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? टोटल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? द्वीप हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है? मिनी का है। हाँ ठीक है, मिनी का है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गया आपको, पिछले वाला भी अगर आप वीडियो देखेंगे आपको ये मिलेगा। यूथालिया मालाकोना नामक तितली भारत के किस राज्य में खोजी गई है? तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। और वो भी किस क्षेत्र में? तो दिहांग वाले क्षेत्र में। कहा? दिहांग क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नई प्रकार की डंक
रहित मधुमक्खी, मतलब ऐसी मधुमक्खी जो काटेगी नहीं, मतलब उसके डंक नहीं होंगे, उसकी पहचान की प्रजातियों की पहचान की है। तो इसमें है नागालैंड विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है? नागालैंड विश्वविद्यालय है। नागालैंड विश्वविद्यालय ने मधुमक्खियों की दो प्रजातियों की पहचान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्थानीय मौसम और वर्षा के पूर्वानुमान के लिए महिला वैज्ञानिकों द्वारा विकसित डैश भारत का पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। कौन सी पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है? 6 किलोमीटर। कितना पूर्वानुमान करेंगे? 6 किलोमीटर पूर्वानुमान। कितना पूर्वानुमान कर सकती हैं? तो 6 किलोमीटर पूर्वानुमान कर सकती हैं। और यह दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया में सबसे अधिक। कितना है? दुनिया में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई मछली की प्रजाति, क्या नाम है? सिस्टूरा डेंसिक्लावा। क्या नाम है? सिस्टूरा डेंसिक्लावा की खोज कहां हुई है? मछली की नई प्रजाति है सिस्टूरा डेंसिक्लावा, इसकी खोज कहां हुई है? तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ये इसकी खोज होती है मेघालय में। कहां होती है? सिस्टूरा डेंसिक्लावा की खोज कहां पर होती है? मेघालय में। और मेघालय में भी कौन सी पहाड़ियों पर? खासी हिल्स में। खासी हिल्स। अच्छा याद रखिएगा, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं मेन, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल का मैट्रियोस्का सर्च जॉइंट का पुनर्गठन एआई मैट्रियोस्का नाम किससे प्रेरित है? मैट्रियोस्का नाम किससे प्रेरित है? ये पूछ रहे हैं कि मैट्रियोस्का नाम किससे प्रेरित है। तो ये प्रेरित है रूसी घोंसले वाली गुड़ियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है? किस तेल कंपनी ने, याद किया, किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। हाई स्पीड स्ट्रॉम एक्स जो है वो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया। ये किसमें प्रयोग हुआ? फार्मूला 1 F1 जो रेस है उसमें प्रयोग होता है। फार्मूला 1 कार रेसिंग में आपने नाम सुना होगा, एक वेट्टल करके खिलाड़ी था, बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी था, एक लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 कार रेसिंग में लुइस हैमिल्टन का नाम विश्व विख्यात है, जैसे कि नोवाक जोकोविच और इनका विंबलडन में है, उसी तरीके से। चलिए, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो डेविड धवन साहब को। ये डायरेक्टर हैं, क्या है? डायरेक्टर हैं। वरुण धवन एक्टर हैं, उनके पिताजी हैं। तो इनको, डेविड धवन को क्या किया गया? सम्मानित किया जाता है। अच्छा, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में समझ लीजिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? फिल्म जो है वो है 12th फेल। क्या है? 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 12th फेल है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा किसे दिया गया? 12th फेल। विक्रांत मेसी जो है इसके कलाकार हैं। कौन से हैं? विक्रांत मेसी इसके कलाकार हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो विक्रांत मेसी। विक्रांत मेसी जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। और किस फिल्म के लिए? तो 12th फेल के लिए इनको मिला है। वो आपने देखा होगा 12th फेल, जिसमें विक्रांत मेसी साहब
हमारे आईपीएस मनोज शर्मा जी का किरदार निभाते हैं। और उनकी यूपीएससी की जो बाधाएं थी कि मुरैना के क्षेत्र से निकलकर वो आईपीएस बनते हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। आप उसको देखिएगा, अच्छी मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भूमिगत संग्रहालय का मतलब अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर संग्रहालय है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है। कहाँ है? दिल्ली में ही है। किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था हुमायूं की वाइफ ने, हमीदा बानो बेगम ने ही बनवाया था इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। बेगा बेगम द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया? किसने बनवाया था? बेगा बेगम ने, बेगा बेगम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो याद रखिएगा, जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूरा जो पूर्ण रूप से सदस्य है वो बन गया है। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना याद रखना, BRICS। ब्रिक्स की स्थापना होती है 16 जून 2009। कब होती है? 16 जून 2009। कब होती है? 16 जून 2009 को होती है। ठीक है, वर्तमान में शुरुआत में इसमें इतने सदस्य थे, BRIC, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। एस बाद में जुड़ा तो साउथ अफ्रीका हो गया। इसमें इतने सदस्य थे। अब जाके इसमें जो है सदस्य जो बढ़ के हो गए हैं तुम्हारे 10। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, और काफी मतलब 10 सदस्य हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? मतलब थाईलैंड की नेवी और भारत की नेवी के बीच जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, समुद्री युद्धाभ्यास, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स अयुत्या। क्या नाम है इसका? एक्स अयुत्या। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? एक्स अयुत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण, एक सेकंड, हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या था? ग्रामीण भारत के विकास से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, क्या कहता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई, बिल्कुल सही बात है। रोशनी योजना आदिवासियों के विकास के लिए कब शुरू की? 2016 में तो नहीं की गई, इसको आप चेक कर लीजिएगा। सांसद आवास ग्राम 11 अक्टूबर 2014, सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में। इसमें ये क्वेश्चन गलत है, इसका आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको चेक करिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पटना। ठीक है, याद होगा 1912 में बिहार अधिवेशन कहाँ? पटना। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध सरकार या द्वैध शासन, याद रखना, ये द्वैध शासन वो वाला नहीं है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने प्रशासनिक तौर पे लगाया था। ये द्वैध शासन है जो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। कब? किसने? तो इसको लगाया था 1765 में। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। और इसे लूट का शासन कहा था KM मुंशी ने। इसमें क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। हुआ ये कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हार गए बंगाल के नवाब, कौन थे? मीर कासिम लड़े थे, साथ में अवध का जो नवाब था वो लड़ा था, सुजाउद्दौला, और उसके साथ साथ दिल्ली के जो मुगल शासक थे, क्या नाम था उनका? शाह आलम द्वितीय। जब इन तीनों के संयुक्त सेना इनके साथ हार गई तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा जाता है कि इनसे समझौता करो। तो फिर जो अगस्त में 2 संधियां होती हैं, अगर इलाहाबाद की संधि, और उसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है। द्वैध शासन में होता यह है कि जो ब्रिटिश कंपनी है उसके पास आर्थिक अधिकार दे दिए गए और प्रशासनिक अधिकार जो थे वो बंगाल के नवाब के पास थे। अब मामला ये था
कि जितना रुपया पैसा दीवानी वाला मामला था वो सब वसूल लेते थे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो कंपनी थी, और जवाबदेहिता किसकी थी? जनता के प्रति, नवाब की। इसीलिए नवाब जो है बहुत परेशान हो गया था इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो याद होगा आपको महापद्मनंद, इसको एक और नाम से इसको एक उपाधि कहते हैं एक राट, मतलब ये क्या नाम, इसको एक राट कहा जाता था, महापद्मनंद। इसने नंद वंश की स्थापना की थी, नंद वंश, तो इसने नंद वंश की स्थापना की थी, और इसको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। कहां पर शासन कर रहे थे? तो ये मगध में कर रहे थे, मगध में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, कहां के? मौर्य वंश। अब क्या हुआ? महान पद्मनंद का जो 8वां शासक था, कौन सा? 8वां उत्तराधिकारी, महापद्मनंद का 8वां उत्तराधिकारी, उसका नाम था घनानंद। घनानंद जो था उसने क्या कहा? उसने उसकी हत्या कर दी, किसने? घनानंद की हत्या कर दी किसने? चंद्रगुप्त ने। इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और मौर्य वंश की स्थापना की किसने? चंद्रगुप्त ने। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से करते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता है वो कौन होता है? बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। और बिंबिसार का जो पुत्र होता है वो कौन सा राजा बनता है? किसका क्या नाम है उसका? अशोक। तो इसके बारे में इतना हो गया। नेक्स्ट, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारतीय इतिहास में किसको नेपोलियन का दर्जा दिया है? तो भारतीय इतिहास में गुप्त वंश में एक शासक हुए हैं समुद्रगुप्त, इनको किसका दर्जा दिया गया? नेपोलियन का। याद रखिएगा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा शासक था। और इसको एक क्वेश्चन ये बना था मेरे एग्जाम में एक बार कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था, वीणा बजाता था। जो औरंगजेब भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा बजाने में और कौन कौन है? औरंगजेब भी है। और एक था, याद करो, रावण। रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। एक बार एसएससी के एग्जाम में आया था रावण की तलवार, तलवार का नाम क्या था? तो तलवार का नाम था चंद्रहास, चंद्रहास। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। तो आपको बताना है कि कर्ण के धनुष का नाम क्या था? कर्ण के धनुष, कर्ण के धनुष का नाम, अर्जुन के धनुष का नाम। ये क्वेश्चन है आप लोगों के, कमेंट करिएगा इन क्वेश्चनों को देख करके। और साथ में किसके धनुष का नाम? शिव के धनुष का नाम और विष्णु के धनुष का नाम। इनके धनुषों का नाम आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आपने गाना सुना होगा, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। तो यहाँ जिगर से नहीं, माचिस से जलेगी। और माचिस में कौन सा जिला फेमस है? तो हमारा बरेली है। हमारे सीतापुर से जस्ट थोड़ा मतलब 200-300 किलोमीटर की दूरी में है, बरेली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और वो क्या है? वो माचिस उद्योग के लिए फेमस है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कानपुर है, कानपुर किसके लिए? तो चमड़ा उद्योग के लिए। और मोदीनगर उर्वरक के लिए। मोदीनगर क्या है? मोदीनगर में उर्वरक उद्योग है, ठीक है। और बिस्कुट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कब हुआ था? तो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण होता है 1784 में। और अवध के नवाब थे आसफुद्दौला। क्या नाम थे? आसफ उद दौला। बड़े इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? अवध के नवाब थे आसफुद्दौला, और उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है?
क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा विभाजित किया जाता है? पहली बात तो सबसे पहली बात, कितने महाजनपद टोटल? तो कितने महाजनपद हैं कुल? 16 महाजनपद। 16 में से 8 कहां है? यूपी में। 16 में से 8 यूपी में। याद रखिएगा 16 में से कितने यूपी में है? तो 8 यूपी में है। अब 8 जो यूपी में है उसमें से एक है पांचाल। वर्तमान कहां? वर्तमान बरेली, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। तो वर्तमान बरेली और फर्रुखाबाद वाला एरिया था पंचाल का, तो इसको क्या करते थे? इसको गंगा नदी है 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? अहिछत्र। और कौन? कामपिल्य। इसकी 2 राजधानियां थी, अहिछत्र और कामपिल्य। ठीक है, हाँ। और अच्छा ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। कोसल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, वत्स की? तो वत्स की राजधानी क्या होगी आप लोग बताइएगा थोड़ा। वत्स की राजधानी होगी कौशाम्बी। प्रयागराज के पास ही पड़ेगा कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट। 16 महाजनपद याद रहने जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना किस वर्ष से कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1968। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थापित है? तो याद रखिएगा, जब आप कभी पूर्णागिर जाते हैं, याद होगा, या फिर जो बहराइच से ऊपर का जो नेपाल वाला एरिया है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक श्रेणी। हिमालय जो है वो 3 भागों में विभाजित है मुख्यतः। वो ट्रांस हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, 3 भागों में। जो पहली पर्वत श्रृंखला है, जो पहली पर्वत श्रेणी है, उसको कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय, क्या कहते हैं उसको? महान हिमालय। उसके बाद जो श्रृंखला आती है उसको कहते हैं मध्य हिमालय या फिर हिमाद्री। मध्य हिमालय, मध्य या फिर हिमाद्री या फिर हिमाचल। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में है उसको कहते हैं निम्न या फिर शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय याद रखिएगा इसको। विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ है आपकी? एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अरावली कहाँ पे है? तो अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। याद रखिएगा, अपना जो राष्ट्रपति आवास है रायसेना हिल्स, वो कहाँ है? दिल्ली में है और हिमालय की इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकोट मंदिर। रामकोट मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामकोट मंदिर वहीं होगा जहां राम जी का जन्म हुआ था, मतलब अयोध्या में है। कौन सा? रामकोट मंदिर कहाँ पे है? तो अयोध्या में है। फिर यहाँ पे ऑप्शन में आपने देवगढ़ मंदिर देवगढ़ देखा है, तो देवगढ़ में एक मंदिर है दशावतार। दशावतार, देवगढ़ में कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर है। ठीक है, ये गुप्त काल में बना। कब बना? गुप्त काल में। नेक्स्ट, अच्छा, कुशीनगर जो है बौद्ध स्थल है। कैसा है? बौद्ध स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों से प्रशासन बचाकर अवध के नवाब को गद्दी से, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है। अंग्रेजों ने प्रशासन बचाकर नहीं, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर अवध के नवाब को गद्दी से कब हटाया? तो 1556 ईस्वी में अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर ये हटा देते हैं। वाजिद अली शाह, कौन से नवाब होते हैं उस समय? वाजिद अली शाह। और कोई कुशासन उशासन नहीं था, उनकी चाल थी राज हड़पने की। वो एक एक तरीके से कौन सा इस समय वो गवर्नर था? तो डलहौजी था। कौन सा था?
डलहौजी था। अब इसने क्या किया था, इसने हटाया था। इनका एक उद्देश्य था कि राज्यों को हड़पा जाए। इसी का परिणाम क्या निकल के आया, कैनिंग के समय में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। याद रखना, गलत विकल्प के चयन की बात कर रहा है। ठीक है। अवध के नवाब द्वारा उत्तर प्रदेश में आधुनिक वास्तुकला का परिचय कराया गया। बिल्कुल सही बात है, कराया गया बाकायदे। क्वेश्चन है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है? नहीं भाई, प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। मुगल शैली की चित्रकला शैली को आगरा शैली भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जाता है। तो ये जो है आपका वाराणसी वाला मामला है, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका? लखीमपुर खीरी है। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट पे आते हैं। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? मुगल काल में कौन सा घराना जो है संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? याद रखिएगा, तो मुगल काल में सबसे बड़ा संगीत का केंद्र जो था वो था आगरा घराना। और यहाँ के कुछ जो मेन गायक थे उनके बारे में ध्यान रखिएगा थोड़ा, जैसे है फयाज खान। फयाज खान हो गए, और कौन है? और है तुम्हारे स्वामी वल्लभ दास। कौन है? स्वामी वल्लभ दास। कौन है? स्वामी वल्लभ दास हैं। फिर उसके अलावा और कौन है? और कल्लन खां है। क्या है? कल्लन खां है। स्वामी वल्लभ दास है, कल्लन खां है। उसके अलावा और कौन है? सादिक अली खान है। सादिक अली खान। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? पहली बात तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले। कितने? 7 जिले। इसमें से जो कुशीनगर है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। फिर कौन कौन करते हैं? तो देखो, लखीमपुर खीरी करेगा, श्रावस्ती करेगा, बलरामपुर करेगा, पीलीभीत करेगा। उसके अलावा और कौन करेगा? सिद्धार्थ नगर करेगा, पीलीभीत करेगा, सिद्धार्थ नगर करेगा, बहराइच करेगा। कौन करेगा? बहराइच करेगा, और महाराजगंज। तो ये जिले जो हैं आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमाण कहां मिलते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के जो प्रमाण है वो कहां मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो ताम्रपाषाण काल के जो प्रमाण हैं वो मेरठ और सहारनपुर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? मेरठ और सहारनपुर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मिलान करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो चाणक्य को कहते हैं विष्णुगुप्त, ठीक है। अशोक को कहते हैं देवनामप्रिय, चंद्रगुप्त को कहते हैं सेंद्रोकोटस, बिंदुसार को कहते हैं अमित्रघात। याद रखना। तो मिला लेते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। पहला ऑप्शन ही हमारा मिल गया, पहला ऑप्शन ही हमारा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को किस धर्म का पालना कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को किस धर्म का पालना कहा जाता है? वैसे तो उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म भी बढ़ा, सिख भी थोड़ा बहुत है, लेकिन नहीं, जैन धर्म भी बढ़ा, लेकिन इसमें आंसर सही है बौद्ध धर्म। उत्तर प्रदेश को में बौद्ध धर्म का, उत्तर प्रदेश को जो है बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक स्मारक विरासत स्थल नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश का स्मारक जो है जो विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है? क्या विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है?
तो विरासत स्थल सूची में शामिल जो आपका नहीं है वो फतेहपुर सीकरी तो है। क्या है? फतेहपुर सीकरी तो है। ताजमहल भी है, आगरे का लाल किला भी है, तो ये तो नहीं होंगे। कौन शामिल नहीं है? बुलंद दरवाजा नहीं है, याद रखिएगा। कौन नहीं है? बुलंद दरवाजा नहीं है। ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था। कब? 1983। और 1983 में क्या हुआ था? हम लोग विश्व कप भी जीते थे, विश्व कप जीते थे पहला कपिल देव की कप्तानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है? सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है कहां पर? आगरा में। कहां पर? आगरा में। आगरा में सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदू काव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में वर्णित हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ेगी? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ेगी? तो हस्तिनापुर वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा, वहां पर ये पड़ेगी। ठीक है, और मेरठ को इसमें हस्तिनापुर को कहते थे, जो महाभारत था उसमें कहते थे कि हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर ये कहाँ है? ये गंगा के दाएं किनारे, गंगा के दाएं किनारे। कहाँ है? गंगा के दाएं किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म को अपनाया? किस मौर्य शासक ने सिंहासन को त्याग कर जैन धर्म को अपनाया? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कहाँ गए थे? तो ये गए थे श्रवण बेल गोला। कहाँ गए थे? श्रवण बेल गोला जाकर के इन्होंने क्या किया था? संलेखना किया था। संलेखना करके मतलब खाना पीना छोड़ के अपने जो थी वो क्या कर दिए थे? प्राण त्याग दिए थे। और किसके उस पर गए थे? तो ठीक है, जैन भिक्षु बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? आपके सामने क्वेश्चन है, अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो अलीगढ़ का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? कोल है। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा अलीगढ़ का प्राचीन नाम 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी। अलीगढ़ का प्राचीन नाम 18वीं शताब्दी में कोल है। कोल था। क्या था? कोल था। नेक्स्ट, वाराणसी भारत की धार्मिक राजधानी है जो उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस जो है हमारा, वो किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी। किस भाग में स्थित है? यूपी के दक्षिण पूर्वी। मंदिरों की नगरी कही जाती है बनारस। हमारे काशी विश्वनाथ, हमारे भगवान महादेव का मंदिर है वहां पे। तो उत्तर प्रदेश के कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को खाने और स्वतः भी खाए जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कोई जीव तुमको खाएगा, किसी को तुम खाओगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। मतलब वही एक कहावत है कि बिना जीव जीवन नहीं, जीवे जीव आहार। मतलब हर जीव का जो एक मतलब आहार है वो एक दूसरे को खाकर ही काम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में वन आधारित उद्योगों द्वारा वन प्रमाणीकरण के लिए निम्नलिखित दबाव डालने का प्राथमिक कारण क्या है? क्या है प्राथमिक कारण? तो प्राथमिक कारण है पश्चिमी बाजारों में अपनी पहुंच को बढ़ाना। क्योंकि आप समझो, जो पश्चिमी मार्केट है, वेस्टर्न मार्केट जो है, पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं, उन्होंने कहा कि आप प्रकृति का इतना ज्यादा दोहन करते हैं, इसलिए हम आपसे चीजें ही नहीं खरीदेंगे, आपके चीजों का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो अब हमारे देश वाले अब चीजें बिक जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं? ये वनों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए दबाव डालने के, मतलब कि आप ये दिखाइए कि आप ज्यादा जो है नेचर का नुकसान नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, बार्न कन्वेंशन या बार्न संधि किससे संबंधित है? तो पहली बात तो बार्न कहाँ है? जर्मनी का शहर है। बॉन कहाँ है? जर्मनी का शहर है। बॉन कहाँ पर है? जर्मनी का एक शहर है बॉन।
और बॉर्न जो कन्वेंशन है, सबसे पहली बात तो बॉर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है? बॉर्न कन्वेंशन संबंधित है प्रवासी पक्षियों से, प्रवासी प्रजातियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रवासी प्रजातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार का प्रावधान करता है? तो ये करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसके साथ साथ आप लोग ये जानते होंगे कि भारतीय वन अधिनियम कब आया? भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1972 में आया। कब आया? 1972 में आया। और इसी के साथ में वन्य जीव अधिनियम भी आ गया 1972। इसी को कहा जाता है, शॉर्ट में हम लोग कह देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA। WPA कब आया? 1972 में आया। ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है, 1980। 1980 में कौन सा आता है? वन संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण, जल संरक्षण, जो जल संरक्षण अधिनियम है वो आपका आता है 1974 में। कब? 1974 में आता है। ठीक है। नेक्स्ट, वायु, वायु संरक्षण। अच्छा, एक चीज आप देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसमें ये लिख के आएगा आपके सामने कि जल प्रदूषण की रोकथाम एवं संरक्षण अधिनियम, इस तरीके से। तो वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1981। कब आता है? 1981 में आता है। फिर ध्वनि प्रदूषण, एक और आता है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जो है वो आता है आपका सन 2000 में। कब? सन 2000 में। और एक और आता है, एक और जो अधिनियम आता है वो आता है आपका जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता, जैव विविधता अधिनियम। कब? सन 2002। याद रखिएगा, ये सारे अधिनियम याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मान लो, सामने रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा परिवेश, परिवेश पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो परिवेश पोर्टल की शुरुआत की गई है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ पहुंचा है उसको, मतलब दूसरा है भीम तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। वैसे एक अभी एसोसिएशन बना है, नेशनल बिग कैट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA करके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके इसमें जानते हो 7 बिग कैट की प्रजातियों को शामिल किया गया है। 7 में कौन कौन सी है आपकी? शेर है, बाघ है, चीता है, तेंदुआ है, और कौन है? हिम तेंदुआ है, और प्यूमा है। प्यूमा वही जिसके जूते आप लोग प्यूमा के जूते पहनते हैं, उस कंपनी का नाम प्यूमा है, और जगुआर है। ये हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 प्रजातियों को संरक्षण की बात हो रही है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, और इसका मुख्यालय बनेगा भारत में। याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? भारत में बनेगा। कहां पर बनेगा? भारत में बनेगा। तो ये क्वेश्चन है कि जहां पर हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ेगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। जिम कार्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजाजी भी उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है। कहाँ है काजीरंगा? असम में है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधों में बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं? तो सबसे पहली बात, ये उत्पादक की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आते हैं? उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। हम लोग इस पर निर्भर होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहे जाते हैं? उपभोक्ता कहे जाते हैं। ये किस श्रेणी में आते हैं?
उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जानवरों को के जीवन को कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनके जीवन है, इनको क्या कहा जाता है? तो जानवरों के जीवन को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। बायोम क्या होता है? याद रखिएगा, बायोम मतलब एक स्थल मंडल पर जो क्षेत्र है उस तरीके का बायोम होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र। जीव मंडल जहां पर जीव रहते हैं, जीव भंडार होता है, पारिस्थितिकी, ठीक है। किसी महासागर, क्या बात करें? किसी महासागर, किसी जंगल या किसी मछली घर में, एक्वेरियम में पर्यावरण में मौजूद एक जैविक समुदाय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कह रहा है किसी महासागर, किसी एक्वेरियम, किसी जंगल या किसी मछली घर में अपने पर्यावरण में मौजूद एक जैविक समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का बेसिकली मतलब ये होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र वह क्षेत्र है जहां पर सभी जैविक जीव आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वे तंत्र क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे, बायोम क्या होता है? बायोम पृथ्वी की सतह पर बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह पर बड़े पारितंत्र, बड़े पारितंत्र, वो भी कहां पर? पृथ्वी की सतह पर, की सतह पर। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर, पानी पर नहीं, हवा में नहीं। याद रखिएगा इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बेसिक क्वेश्चन है, भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, याद रखना, UNESCO, यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। क्या है? यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट, अच्छा, एमपी में तो आपको पता होगा बहुत हैं, जैसे कान्हा, पेंच। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। और क्या है? और आपका फॉसिल, फॉसिल है, माधव है, बांधवगढ़ है, माधवगढ़ है। इस तरीके से यूएमपी में बहुत सारे हैं। हिमाचल प्रदेश में मैंने पहले बता दिया, ग्रेट हिमालयन है, पिन वैली है, इस तरीके से है। राजस्थान में जैसे केवलादेव है, सरिस्का है, रणथंभौर है, इस तरीके से काफी हैं, आप देख लीजिएगा सबके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयास में कौन से संगठन के साथ सहयोग कर रहे हैं? कौन से संगठन सहयोग कर रहे हैं जिनमें मार्च 2025 में टीबी मतलब तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की गई है? मतलब कौन से ऐसे प्रयास में, कौन से सहयोग जो हैं वो संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं जिसमें मार्च 2025 में इसके खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है कुछ? तो कौन कौन है? जैव विभाग, क्या है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मतलब डीबीटी है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब आईसीआर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब आईसीएमआर है। ये कौन कौन से, इतने संगठन इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया, आप टिक करके आगे बढ़िएगा। गीटेक्स, GITEX एशिया 2025 एक प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? तो इसका आयोजन होता है आपका, गीटेक्स 2025 का आयोजन आपका किस शहर में होता है? सिंगापुर में होता है। याद रखिएगा, गीटेक्स 2025 एशिया का कहां पर होता है? सिंगापुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के टीबी जीनोम अनुक्रमण, अभी हम लोग टीबी जीनोम अनुक्रमण के बारे में बात कर रहे थे। भारत के टीबी जीनोम अनुक्रमण प्रयासों का नेतृत्व कौन सा संघ कर रहा है? कौन सा संघ कर रहा है? तो याद रखना, भारतीय तपेदिक जीनोम निगरानी। कौन सा है? भारतीय तपेदिक जीनोम निगरानी एक संस्था है, वो इसके बारे में, इसका क्या कर रही है? लीड कर रही है इसको। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने इरोसिव एसोफेगिटस के उपचार के लिए भारत में अभिनव दवा
याद रखना इसका नाम फेक्सुक्लू, क्या नाम है, फेक्सुक्लू लॉन्च की है। किसने ये दवा लॉन्च की है इसके बारे में याद रखना। तो ये है आपके सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। क्या है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, इन्होंने इस दवा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा प्रक्षेपित किस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य हेलियोस्फीयर सीमा का मानचित्रण कर ऊर्जावान कणों को ट्रैक करना और अंतरिक्ष में मौसम का पूर्वानुमान को बढ़ाना है। तो इन्होंने, नासा ने भी एक मिशन लॉन्च किया था, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। क्या मिशन था, IMAP, ये मिशन इनका था नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी और इपेडा द्वारा निवेशकों की सहायता के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। सेबी और एपिडा द्वारा जो पहल है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है, निवेशकों से याद रखना, निवेशक शिविर। क्या नाम है इसका, निवेशक शिविर नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र कौन सा है, सृजनम। स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का उद्घाटन किया गया कहां पर। तो याद रखना, सृजनम का उद्घाटन एम्स दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ है, एम्स दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा इसको, एम्स दिल्ली में हुआ है। और इसको किसने, मतलब इसका उद्घाटन किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये क्या है, अभी स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश को सौंप दी गई है। किस देश को सौंप दी गई है, याद रखिएगा सबसे पहली बात कि किस देश को अध्यक्षता जो है वो सौंप दी गई है, तो बांग्लादेश को। किसको सौंप दी गई है, बांग्लादेश को। बिमस्टेक में कितने देश हैं टोटल, बिमस्टेक में देश कितने हैं, देश कितने हैं, तो इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से 7 देश हैं, आप उनके बारे में देख लीजिएगा। बांग्लादेश, भूटान, भारत। सबसे पहली बात, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और कौन है, भूटान है। 4 तो ये लिखे हैं आपके सामने, भूटान है, नेपाल है, और कौन है, नेपाल है, और कौन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। तो कौन कौन से हैं, इतने देश आपके बिमस्टेक में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नव कलेबार अनुष्ठान के लिए एक केंद्रीय है। एक कोई अनुष्ठान है नव कलेबार, उसके लिए केंद्रीय है। और ये मंदिर आपका है जगन्नाथ मंदिर। कहां पे पड़ेगा, उड़ीसा। उड़ीसा के कहां पर, पुरी में, उड़ीसा के पुरी में है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए और डैश और डैश की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखना, RRB और भूमि विकास बैंकों की स्थापना। किसकी स्थापना की गई थी, RRB और भूमि विकास केंद्रों की स्थापना। RRB की स्थापना की गई थी 1975 में। कब, 1975 में। कब की गई थी RRB की स्थापना, 1975 में। और भूमि विकास बैंकों को जानते हो कब, भूमि विकास बैंक जो थी उनकी 1900 लगभग स्थापना उनकी जो हो गई थी, बहुत पहले हो गई थी, 1956। ये सहकार, छोटी छोटी सहकारी बैंकों का संगठन था। अच्छा, जो आपके सामने यहाँ नाबार्ड आ गया, नाबार्ड के बारे में याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982। कब, 12 जुलाई 1982। ठीक है। जनगणना द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान है। जनगणना में ग्रामीण क्षेत्र कौन से माने जाते हैं। तो जनगणना में कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी कृषि में लगी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र वे हैं जब कामकाजी पुरुष जो है वो कृषि में अगर लगे हैं तो उसको क्या माना जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में कौन जाना जाता है,
ये क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट जाना जाता है। फिर आप कहेंगे जूट में भारत का कौन सा राज्य, तो जूट में वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वो अग्रणी है। क्या है? जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है वो कैसा है, वो टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय धारणी कृषि मिशन मतलब NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, भारत में राष्ट्रीय धारणी मिशन के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, पढ़ते हैं। कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहा है। दूसरा कथन है कृषि को अधिक धारणीय बनाना, बिल्कुल, अभी धारणीय के बारे में बताएंगे क्या होता है। फिर जैविक खेती को बढ़ावा देना, तीनों कथन सही है। कौन से? तीनों कथन सही है। अच्छा, धारणीय कृषि का मतलब समझिएगा। धारणीय कृषि का मतलब है कि हम लोग ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करने से होता यह है कि हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरक क्षमता जो है एक समय के बाद बहुत कम हो जाती है, उसको ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ने लगती है। आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो खेती है वो एकदम ऊसर हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। इसीलिए धारणीय विकास की अवधारणा इसीलिए आई है कि जो वर्तमान में हमारे पास संसाधन है उनका दोहन हम इस तरीके से करें कि आगे आने वाली पीढ़ी हमको गाली न दे, कम से कम कि हमारे जो पुरखे थे वो जमीन बर्बाद करके चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली आ गया। भारत में पंचायती राज प्रणाली को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहली बात तो पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली की बात करेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली को में लाने के लिए सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या था? आम लोगों के लिए राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। आप लोगों को पता होगा जब भारत में मतलब जब प्रशासन केंद्रीकरण था, पंचायतों के पास अधिकार नहीं थे, लेकिन उसके बाद एक समिति का गठन होता है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ये कब होती है? इसका गठन होता है 1957, और इन्होंने क्या कहा? त्रिस्तरीय विभाजन पंचायतों का होना चाहिए। ठीक है, उसी का पायलट प्रोजेक्ट कब हुआ? राजस्थान, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला? सबसे पहले प्रयोग कहां पर होता है पंचायती राज व्यवस्था का? राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला? राजस्थान का नागौर जिला। यहां से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 लाया गया, और संविधान में अनुसूची 9 क्या किया गया? अनुसूची 9, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? नवीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या किया गया? नवीं अनुसूची में पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। और उसके बाद, और पंचायतों का गठन किया कब गया? तो याद रखना 24 अप्रैल 1993। जोड़ा तो इसको 92 में मतलब अधिवेशन संशोधन कर दिया गया, लेकिन जोड़ा कब गया? 24 अप्रैल 1993। उसके साथ एक और हुआ था 74वां संविधान संशोधन, 74वां, काट दो वरना उस दिन की तरीके से हो जाएगा। पिछली क्लास में जो संविधान की मूल कक्षा चल रही थी उसमें मैंने लिख दिया है गलती से, आप लोग अगर देखना तो सही कर लेना। वैसे कमेंट में वो जो कमेंट है उसको पिन कर देना तुम, ठीक है? संविधान इतिहास में उसमें मैंने कर दिया है 1791 में मूल अधिकार जोड़े गए थे अमेरिका के संविधान में, और मैंने उसको 1991 लिख दिया। मैंने शायद बोला 1791 ही है, पर मेरा जो पेन है वो 1991 पे चला गया, तो ध्यान रखिएगा उस चीज को। 15 दिसंबर 1791 में संविधान में, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या है? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं 1992 में ही, और इसमें क्या होती है? अनुसूची 9A जोड़ी जाती है। अनुसूची क्या होती है? 9A। और इसमें क्या होता है? इसमें होती है नगर पालिकाएं। क्या होती है? नगर पंचायत।
नगर पंचायतें जोड़ी जाती हैं। इसको लागू कब किया जाता है? इसको लागू करते हैं जून 1993। मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, लेकिन जहां तक मेरी जो छठी इंद्री वो कह रही है कि 2 जून 1993 को लागू हुआ था नगर पंचायतें। आप देख लीजिएगा। तो इतना आप खाका एकदम तैयार रखना। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, जनता के हाथों में भी थोड़ी बहुत पावर पहुंचे। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि के कौन सी घटना घटित होती है? जब मुद्रा बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है तो फिर क्या होता है? जब मान लो, अच्छा एक चीज पहले तो इसका आंसर मैं दे देता हूं। जब मुद्रा बहुत ज्यादा होगी तो अति मुद्रास्फीति होगी। अब समझो, मान लो सरकार का मूड आया कि लोग गरीब हैं, ऐसा करते हैं चलो नोटें छाप देते हैं। मशीन तो हमारे घर में है, हम तो छाप सकते हैं। सरकार ने आरबीआई से कहा कि जितनी 3-4 प्रिंटिंग प्रेस हैं सबसे कहो कि घचक के 2-2 हजार के नोट रहने दो, अब 10-10 हजार के नोट छापो। ठीक है, बहुत पैसा लोगों को दो, खूब पैसा हो जाए लोगों के पास। अब क्या होगा पता है? लोगों में अब पैसा तो बहुत है लेकिन चीजें तो कम हो जाएंगी, चीजें तो बढ़ नहीं जाएंगी। मान लो एक खेत है जो 10 क्विंटल गेहूं पैदा कर सकता है 5 बीघे में, या 4 बीघे मान लो, या 1 बीघे मान लो 5 क्विंटल गेहूं निकल सकते हैं अधिकतम। जब बहुत दम लगाई जाएगी तो 1 बीघे में 5 क्विंटल। अब उस 1 बीघे में 5 क्विंटल से ज्यादा गेहूं नहीं उग सकते हैं। गेहूं कीमत उस समय मान लो लगी है 3,000 रुपए क्विंटल, तो उस बीघे में 15,000 रुपए के गेहूं उग सकते हैं। मान लो अब गेहूं तो उतना ही उपजा, लेकिन लोगों के पास 15,000 की तो एक ही नोट है और जेब में पड़ी है इसी 100 नोट है, तो मामला 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा, 1.5 करोड़, इतना बहुत पैसा हो जाएगा। जब ज्यादा पैसा होगा जानते हो क्या होगा? अब जब दुकान पे ब्रेड लेने जाओगे, पता चला उसकी दुकान पे 2 ही ब्रेड के पैकेट हैं, अब तुम 3 लोग पहुंच गए, फिर जानते हो क्या होगा? रेट तो उस ब्रेड पे पड़ा है 15 रुपए 10 रुपए, तुम कहोगे ऐसा करो ये ब्रेड हमको दो, हमसे तुम 50 रुपए ले लो। दूसरा वाला कहेगा हम तुमसे क्या गरीब हैं, हमसे 100 ले लो। तीसरा कहेगा अरे हम 500 दे रहे हैं, हमारे पास तो और बढ़िया नोट रखी है। तो क्या होगी? चीजें नहीं बढ़ेंगी लेकिन पैसा जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? वस्तु की उपलब्धता नहीं बढ़ेगी पर पैसे की कीमत जो है वो घट जाएगी। अब इस समय आदमी पैसे की कीमत नहीं समझ रहा है, वो क्या कहेगा उस समय? कहेगा अरे यार ठीक है, हमको आवश्यकता है ये 500 की मिले चाहे 5,000 की मिले, हमको खाने से मतलब है, हम खाएंगे क्योंकि पैसा जो है वो बहुत है। तो जब बहुत पैसा होगा तो क्या होगी? अति मुद्रास्फीति होगी। क्या होगा? अति मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार संचालन में से एक है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ कहते हैं। तो इसमें कहता है कि कौन सा है? इसमें खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री होती है। सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। खुले बाजार की नीति कब लाती है आरबीआई? आरबीआई को जब लगता है कि सरकार के जो बॉन्ड्स हैं या मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगी? वो पैसे को, तरलता को कम करने के लिए क्या करती थी? ओपन मार्केट ऑपरेशन कर देती है और जितना बॉन्ड है वो सब जारी कर देती कि इसमें इतना रुपया लगाओगे आगे चल के इतना मिलेगा। तो आदमी जो है पैसा फिर आरबीआई के पास चला जाता है और लोगों के पास क्या होते हैं? बॉन्ड पहुंच जाते हैं। इससे तरलता जो है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की अवधारणा पर बल दिया गया? सबसे पहली बात, किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की अवधारणा पर बल दिया गया? तो ये दिया गया, आप देखते ही लगा दीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। कब? 1980 से लेके 85 तक समावेशी विकास की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट, कौन सा जो है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट जारी किया जाता है? कौन सा है जो अंकित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? तो यह है तुम्हारे जमा प्रपत्र। जमा प्रमाण पत्र जो हैं वो आपके क्या है? अंकित मूल्य पर छूट जारी होते हैं। जो प्राइमरी नोटिस हैं वो भविष्य की तारीख पर होते हैं। क्या? ये पोस्ट डेटेड होते हैं, भविष्य की तारीख पर। कब? कहां? भविष्य की तारीख पर होते हैं। और जो वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं इनको अल्पकालिक ऋण के साधन है, ना कि बैंकों द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? क्वेश्चन बढ़िया है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये शुरू हुई थी
और फिर गंदा कर दिया मैंने। राइटिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, शब्दों में हमारे जो बहन जी हैं वो क्लास देखती हैं, वो हमसे कहती हैं वर्तनी बहुत गलत लिखते हो, इसीलिए हम पहले डिस्क्लेमर देते हैं वर्तनी पे नहीं शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्तनी धीरे धीरे सुधरेगी। 1989 1989 में जो है जवाहर रोजगार जो योजना थी वो शुरू हुई थी। तो आप समझिएगा 1989 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी? छठी पंचवर्षीय योजना थी 80 से 85, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना? सातवीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 1985 से 90, तो इसी के बीच में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन सा है? आपके सामने अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, होना नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला महाद्वीप जो है तुम्हारा यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला कौन सा है महाद्वीप? यूरोप है। और यहां पर लगभग 2/3 क्षेत्र पर, 2/3 हिस्से पर वन है। कितने हिस्से पर? 2/3 हिस्से पर। दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं टोटल? फिर गंदा। दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं टोटल? ये दोनों मिला के, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिला के बनते हैं अमेरिका सुपर कॉन्टिनेंट। अमेरिका सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट बनते हैं। भारत, विश्व में कितने सुपर कॉन्टिनेंट है वर्तमान में? सुपर कॉन्टिनेंट। तो विश्व में इस समय 2 सुपर कॉन्टिनेंट हैं हमेशा से। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब पृथ्वी का मतलब जब निर्माण हो रहा था, तो जब जमीन एक पास थी, मान लो ये पूरा पृथ्वी है और ये मतलब ये पूरा धरती है, धरती पर यहाँ पर जमीन है और ये पूरा क्या है? सब पानी है। तो ये जो जमीन थी इसको नाम दिया गया था, इस जमीन को कहते थे पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। और ये जो सागर था इसको कहते थे पैंथालासा। पैंथालासा। यही पैंजिया और पैंथालासा, जब पैंजिया टूटा तो पैंजिया जब इधर उधर बिखरा तो सागर जो थे वो इधर उधर करके बीच में आ गए, वही सागर बन गए। कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर है। कितने महासागर? 5 महासागर। 5 महासागर है। कौन कौन? सबसे बड़ा प्रशांत मतलब पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, ये 2 पार्टों में है। तीसरा हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन, ठीक है। चौथा दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन। पांचवा आर्कटिक महासागर मतलब आर्कटिक ओशन। तो यूरोप के जो पश्चिम में कौन सा महासागर पड़ेगा? तो यूरोप के जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर पड़ेगा। यूरोप के नीचे दक्षिण में भूमध्य सागर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान का अंतर सर्वाधिक होने की संभावना है? तो आप क्या पड़ेगा? ये थार का रेगिस्तान। कहां पे? थार के रेगिस्तान पे। आप समझिएगा, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, आप जल्दी समझेंगे। देखो, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है, और पृथ्वी से ऊष्मीय विकिरण के रूप में वापस चला जाता है। जितनी गर्मी होती है ज्यादातर पृथ्वी अब्जॉर्ब कर लेती है, ऊपर चला जाता है। लेकिन एब्जॉर्ब वही जमीन करेगी जो जिसका एल्बिडो कम होगा। बर्फ का एल्बिडो और रेत का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। तो थार का मरुस्थल जितनी गर्मी दिन भर में इसमें पड़ती है तो ये हचक के गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। लेकिन रात होते होते जितनी गर्मी इसके अंदर थी, ये थोड़ी देर में फिर से सारी ऊष्मीय विकिरण के रूप में ऊष्मा वापस भेज दी। मतलब जितना थार के रेगिस्तान पे, मान लो ये हमारे सूरज बाबा हैं, तो सूरज बाबा ने जितनी गर्मी थार के रेगिस्तान को दी, ये क्या हुए? गर्मी इन्होंने भेजी, उतनी गर्मी इन्होंने वापस फिर से भेज दी कि हम नहीं रखते कुछ। तो दिन थार के रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं, भयानक ठंडी रातें होती हैं। चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। ये क्या है? एक लैगून है। क्या है?
लैगून है। और लैगून क्या होते हैं? लैगून वे होते हैं, मान लो एक समुद्री एरिया है और एक जमीन है, तो जमीन में मान लो समंदर का पानी आके भर गया तो लैगून निकल गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है ही। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 कहो चाहे 50 कहो, दोनों माने जाते हैं कहीं कहीं थोड़ा बहुत। एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ शिखर भारत के किस राज्य में का उच्चतम बिंदु है? सबसे पहली बात, धूपगढ़ शिखर जो है वो हमारा, धूपगढ़ शिखर जो है हमारा मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ जो शिखर है वो मध्य प्रदेश में है। पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। धूपगढ़ शिखर जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है।